Hello and very warm welcome. चैप्टर 19 EVS क्लास 5th में स्वागत है आपका। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। सुनिए मेरी और किसानों की कहानी। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के एक सुंदर से बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वाम गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता था। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाले मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथ से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उन्होंने नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यही रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरों के खेती में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियां और मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। इस सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे पर पकी बाजरे की रोटी की सौंधी खुशबू, वाह! साथ ही घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ा कपास की भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखे और करगों पर की जाती थी। बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? पता करो और लिखो। तुम्हारे घर में अनाज और दालों के कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, सब मिलकर या अपने घरों में। सब मिलकर या अपने अपने घरों में। अपने घर में बड़ों से पूछो, क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं? तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं?
क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है? यहाँ पर कुछ अनाज दिए गए हैं, क्या इन अनाजों को पहचान पा रहे हो? देखो और बताओ इन कमेंट सेक्शन। बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। दाम जी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियां भी तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं, अब किसानों को पुराने बीज रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तो खास मौके पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मज़ा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीज़ें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर से कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसे से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसे तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए कि यह कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को बेरोजगार ही कर दिया। चर्चा करो। बाजरे के बीज में दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखें। हसमुख कहता खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? लिखो। तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? खर्चे पर खर्चा। अगले 20 साल में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नई बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्द ही कीड़े लग गए। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी उसकी। हसमुख का काफ़ी पैसा इन सब चीज़ों पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव के सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चा। मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना तो खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिखकर खेती का काम नहीं करना चाहता था। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर ही नहीं।
परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा, दादाजी का वह पुरानी बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैं तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? सोचो और चर्चा करो, आगे चलकर हंसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। दामजी भाई के बेटे हंसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हंसमुख के बेटे परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? बीच को शक था कि जो हंसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं क्या? अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश। यहाँ के नए किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं। इन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान है नालम्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्हें साहूकार से भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ था। वे कहते, ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालम्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसानों ने अपनी जान खुद ही ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। प्रोजेक्ट कार्य। तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितना पानी की ज़रूरत होती है। अपने आसपास के किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फॉर्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी पढ़ो। देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही कुछ नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरे जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे। किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने कि इस पौधे प्रोटीन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और कचुओं से। ध्यान से जमीन पे देखा तो केचुए देखे। कितने सारे केचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया कि ये केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुए को रखा
वे रसोई का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगी कई फसल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, छक्की, प्रवीण, कक्षा 5 सी। बाजरे के बीज का सफ़र, खेत से प्लेट तक। चित्र देखो और बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली पर रखी है। मसूली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं। आजकल हम काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से करते हैं। दोनों एक ही काम करने में अलग अलग तरीके हैं, जिन्हें हम तकनीकी भी कहते हैं। चित्र 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा होगा। फिर चित्र 5 और 6 में किस तकनीकी से आटा तैयार किया गया होगा। छलनी का इस्तेमाल कब किया गया होगा। हम क्या समझें, हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं। बाजरे के बीज की कहानी और बाड़ों में मिली जानकारी के आधार पर लिखो। अगर किसी किसान एक ही तरह के बीज बोए, एक ही तरह का फसल उगाए तो क्या होगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और आपको मेरी दुख भरी कहानी कैसी लगी और क्या आपको तरक्की का अर्थ यही लगता है जो हम देख रहे हैं। अगर नहीं तो अपने विचार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।